हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो एक क्वेरी आ रही थी सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में मैंने बात भी करी आप लोगों से पहले भी कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, कुछ 6-7 पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है, जब मैंने पेपर 6D की वीडियोस डाली थी और उसके अंदर जब मैं कंटिन्यूसली इतना सारा बोल रहा था और बहुत बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि आपको इतना कंटिन्यूस इतने अच्छे से कैसे आता है, इतने अच्छे से आपने इस चीज़ को कैसे पढ़ लिया, कि आप इतनी लगातार 1 घंटे में आप बोले जा रहे हैं और आपको सारा आता था। तो मैंने उनको बताया भी था कि भाई रटा पड़ा नहीं है मैंने इस चीज़ को, मैंने इसको समराइज वे में या हिंदी में या इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में सेक्शंस के पास में लिखी हुई है वो बात, जो सेक्शंस में लॉ की लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो फिर उसके बाद कुछ बच्चों की क्वेरी आने लगी कि प्लीज़ एक बार मुझे वीडियो बना के बता दो कि किस तरीके से इस चीज़ को पढ़ा जाए, कि हाउ शुड वी हैंडल द थ्योरी सब्जेक्ट्स, बिकॉज कई लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल को, अगर सब सही लग रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको कवर हो जाएगा सारी चीज़ें। और ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये जो बातें मैंने लिखी हैं, वो कहीं से भी इस तरीके से नहीं है कि मैं सोच के बड़ा बड़ा बोलूँगा आपके हो गया आगे। सिर्फ वो चीज़ें जो मैं आज तक फॉलो करता आ रहा हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरीके से मैंने अपना फेवरेट पार्ट बनाया। प्रैक्टिकल से ज़्यादा मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स पसंद है। हर बार मेरी मतलब आप कह सकते हैं कि ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स ज़्यादा मिले, उसका रीज़न ये था कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं था। क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती उसे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है, आपको डर होता है कहीं ना कहीं कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे शायद। तो वैसे तो मेरी एग्जामिशन आई लॉ में, ऑडिट में कह लो, या फिर आप इकोनॉमिक लॉ, मतलब लॉ, ऑडिट, या जो भी हमारे एफआर वगैरह होते हैं जो आपको लगता है थ्योरी सब्जेक्ट्स है, थ्योरेटिकल पार्ट है, डीटी कह लो, आईडीटी कह लो, वट एवर यू वांट टू से, उसमें एग्जामिशन आई। लेकिन अगर मैं देखूँ 70s में मेरे मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ही आए ज़्यादातर, चाहे इंटर की बात करें चाहे फाइनल्स की बात करें। तो यार सबसे पहला पॉइंट ना, जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं थ्योरी को या थ्योरी को कंसिडर करते हैं, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंड करो कि लॉ आपको क्या कहना चाह रहा है या ऑडिट आपसे क्या कहना चाह रहा है। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, उसका एक बेसिस होता है कि ये चैप्टर क्यों बनाया गया है या ये सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में कहीं ना कहीं आपको कंपनी के लॉ, कंपनी के रूल्स, कंपनी के रेगुलेशंस पढ़ाने के लिए बताया है। फेमा का एक्ट या कोई भी एक्ट जो अलग एक्ट आपको बता रखे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो डेली के काम होते हैं सीएस के। आप अगर फाइनल की बात करूँ मैं आप लोगों के साथ, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी फालतू में बनाया गया है, कुछ भी फालतू नहीं है, सब कुछ रियल वर्ल्ड के साथ मैचिंग है। ठीक है, तो मैं वही आप लोगों के साथ कह रहा हूँ कि एक बार ना कोशिश करो। फॉर एग्जांपल जब मैं लॉ पढ़ता था, तो लॉ जब मैं पढ़ता था तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से लेता था लॉ को कि यार इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ तो सोचा होगा ना, मतलब कवि कहना हिंदी में अपन पढ़ते हैं ना कोई टॉपिक तो कहते हैं कवि कहना चाहते हैं, तो वही इसमें होता है कि गवर्नमेंट हमसे कुछ कहना चाहती है, और गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है उसको समझ लिया ना, तो नॉर्मल दो दोस्त आपस में बात करते हैं, अपन समझते हैं ना। तो गवर्नमेंट आपसे कुछ बात करना चाह रही है, आपको वो समझना है एक्ट के थ्रू, और वो रूल्स के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू, और वो आपको समझना है। तो वो आपको अगर समझ आ गया तो बात खत्म हो जाएगी। तो यार वही मैं सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को समझो, गवर्नमेंट आपको क्या कहना चाहती है वो समझो, क्यों कहना चाहती है वो समझो। जब आपने ये समझ लिया, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है कि 1 घंटा लगा के समझना है, 5-10 मिनट लगते हैं कि यार ये चैप्टर है, फेमा है, या कोई भी चैप्टर है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, या कोई भी टैक्स ऑडिट है, क्यों करवा रही है गवर्नमेंट, क्या रीज़न क्या है, क्यों करवा रहा है, कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या कहना चाह रहा है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि सब्जेक्ट क्यों बना है, क्यों हमारे कोर्स में डाला है, क्या, और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है उससे, या आईसीआई हमारे को क्यों पढ़ा रहा है। ये कुछ बातें हैं जो आपको कम से कम कहीं स्पेसिफिकली अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये इस चीज़ के लिए इसका पर्पस है, या आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं वो आपको बता देते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगी नहीं। दूसरा पॉइंट जो होता है ना, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ से ज़रूर जो है लिंक करिए। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी कॉल पे, तो उनसे ये पता चला कि उनको ना समझ नहीं आ रहा। वो मेरे से पूछ रहा है यार हम पीएमएलए पढ़ रहे हैं, या हम टैक्स ऑडिट पढ़ रहे हैं, या आईबीसी पढ़ रहे हैं, या कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। या अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स भी हम चैप्टर्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं हम। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली, जब मैंने मामला पढ़ा था तो मैंने, पता है आपको सच बताऊँ, मैंने लालू यादव हो गया, ठीक है, जो लालू यादव का चारा घोटाला था,
या आप बात करें रॉबर्ट वाड्रा का जो स्कैम था पूरा का पूरा लैंड का अपार्टमेंट्स को लेकर, उसके थ्रू पढ़ा था, उसको एग्जाम्पल रखा था। मेरे पूरे चैप्टर में ये था कि लालू यादव को सेक्शन नंबर 19 ऑफ द पीएमएलए एक्ट 2002 के हिसाब से जेल होगी। अब सोचो मुझे अब तक सेक्शन क्यों याद है, सिर्फ इसलिए याद है। सेक्शन नंबर 45 के हिसाब से क्या प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से ये हमारा जो ऑफेंस होता है मामला में वो कौन से नेचर का ऑफेंस होता है, किसको बेल हो सकती है किसको नहीं बेल हो सकती। तो मामला के सेक्शंस भी थोड़े बहुत याद है मुझे, सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि मैंने उसको उस वे में पढ़ा। आर्टिकलशिप से मैंने टैक्स ऑडिट को लिंक किया, आर्टिकलशिप से ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज को लिंक किया, आर्टिकलशिप से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को लिंक किया कि जब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं। यार मैंने सोचा जब डेटर से हम बात डेटर हम कितनी बार बोलते हैं बैंक का सर्टिफिकेट लेके आओ, अरे बैंक सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं, ऐसे 505, ठीक है। इन्वेंट्रीज वेरिफिकेशन ऐसे 501। अरे इस तरीके से लिंक करो प्रैक्टिकल वर्ल्ड को, अपनी डेली लाइफ को, अपने डेली लाइफ के होने वाले इंसिडेंट्स को चैप्टर्स के साथ लिंक करो। टैक्स ऑडिट आपने नहीं किया, आपकी जान पहचान में लोगों ने किया होगा, और आपने नहीं किया अगर टैक्स ऑडिट तो अच्छा है, और मजा आएगा पढ़ने में कि यार अच्छा अगर मैं करता तो ऐसा होता। सेम डिक्टो रियल लाइफ में हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही है सब्जेक्ट में, हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं बात कर रही है वो रियल लाइफ में हो रही है। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट वो हो रही है। आपको समझना होगा कि ये सच है, सब कुछ ये होता है रियल लाइफ में और सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली वो फॉर्म है, प्रैक्टिकल जो आपकी बुक में 3CD है वो है, सच में है, और वही सेम फिगर्स जाती हैं, बस फिगर्स जाती हैं, बाकी क्लॉजेज वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज उसी टाइप से हो रहा है, उसी टाइप के ऑडिट्स हो रहे हैं, वही सब कुछ हो रहा है। मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये सारे ऑडिट हो रहे हैं, कुछ भी हवा में बातें नहीं हो रही। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो हो रहे हैं, रिपोर्टिंग इसी तरीके से हो रही है। और यार मैं कह रहा हूँ इंड AS 115 पढ़ते हो, कितने बच्चों ने एनुअल रिपोर्ट खोल के आज तक देखा है कि नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी हुई है वो नहीं लिखी हुई चीज़। इंड AS 37 में इतने सारे डिस्क्लोजर्स आज तक आपने देखी है? देखो सब्जेक्ट से प्यार इसी तरीके से होता है, सब्जेक्ट इसी तरीके से समझ आना स्टार्ट होता है। कंपनीज कितनी कंपनी का ऑडिट किया होगा, कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग हुई या नहीं हुई? लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कराया तो सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ या नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें चेक करोगे जाके, तभी तो आपको पता चलेगा हाँ हमने पढ़ा है यार ये सच में हो रहा है, याद रहती है चीज़ें, ठीक है। रियल लाइफ से लिंक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। नंबर 3, समराइज़ करो चीज़ों को। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं अगर एक बार अपनी बुक खोल लूँ तो मुझे लॉ या ऑडिट जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं बहुत अच्छे से आते हैं, और मैं आपको इतना सिंपल करके दे सकता हूँ और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। 6D में आपने देखा ही होगा, अभी मैंने आर्बिट्रेशन कंसिलेशन डाला, बताओ कितना टाइम हो गया, नवंबर 20 में मेरा क्लियर हो गया था, और उसके बाद मैंने बिना कुछ मतलब क्या बोलूँ मैं, एक बार भी बुक नहीं खोली थी, डायरेक्टली आपके लिए वीडियो बनाई थी, ठीक है। सिर्फ उसी बेसिस पे कि मेरे पास एक समराइज, वो हर सेक्शन के पास में मैंने सिंपल इंग्लिश में या हिंदी में लिख लिया था कि ये सेक्शन क्या बोलता है, उसके बेसिस पे मैंने वीडियो बना के डाली है। मज़ा आ जाएगा सुनोगे तो, और एक एक कॉन्सेप्ट कवर किया है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो किस लिए हो पाया कि जब मैंने उसको सिंपल वे में जो है हिंदी में या सिंपल इंग्लिश में उस सेक्शन के पास में लिख दिया। जरूरी नहीं है कि आपने अलग से रजिस्टर बना लिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हो इसमें, वो इतना नहीं भाई। अगर मेरे को किसी टीचर ने कहा कि इस सेक्शन नंबर 45 जो होता है वो कहता है कि आपको फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 45 ये कहता है कि हमें किसी को इन लोगों को बेल नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले ऊपर लिख दिया कि इन लोगों को बेल नहीं मिलेगी, 0 पॉइंट्स लगा के लिख दिया आपने 1 2 3 इन तीनों। अब उसके अंदर बहुत पूरा लाइन लगा के प्रोवाइडेड दैट वगैरह वगैरह लिखा है, उसको पढ़ लो, लेकिन एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि समराइज्ड वे में ये सेक्शन क्या कहता है, उसके पास में लिख लो। मैं आपको बता रहा हूँ कितना आसान होता है ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि अगर आप हिंदी में या सिंपल इंग्लिश में उस सेक्शन के बारे में लिख देते हो। इसके बाद कुछ सेक्शंस होते हैं जो कहते हैं बहुत बड़े हैं, तो उसको चार्ट में कन्वर्ट करो। और ये चार्ट ऐसे नहीं कि टीचर ने दे रखा है उसको रट लिया या उसको उससे पढ़ लेंगे, अपने हाथ से अपना दिमाग लगा के जितना सिंपल चार्ट बना सकते हो उतना सिंपल चार्ट बनाओ। सीरियसली जितना सिंपल चार्ट बना सकते हो उतना सिंपल चार्ट बनाओ, अच्छे से उसको कवर करो और ख़त्म करो, ठीक है। बहुत कम मेहनत लगती है जब आप सेक्शन को पहली बार पढ़ते हो, उसको चार्ट में समराइज़ करते हो ना, लेकिन बाद में बहुत टाइम लगता है। तो जब पढ़ते हो ना तभी चार्ट में समराइज़ करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर अभी नहीं किया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सिंपल हिंदी में या सिंपल इंग्लिश में आप ज़रूर उसको सेक्शंस के पास उसको समराइज वे में लिखना, ठीक है। इसके अलावा अगर सेक्शन बुक्स में जगह नहीं है तो ऑब्वियसली एक रजिस्टर बना लो, छोटा सा 5-10 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का, जो भी आता है उसमें आप हर सेक्शन वाइज एक बना सकते हो, और आप देखोगे कि बाद में आपकी एक जाने अनजाने में एक समरी तैयार हो जाएगी, समरी बुक तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको हेडिंग्स याद करनी पड़ती हैं और एज इट इज़ लिख के आनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के बारे में बात करूं इन SEMP, ठीक है, SEMP में बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है, तो उसमें क्या होता है कि अपन को अब निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और निमोनिक्स ना टीचर्स तो देते ही हैं,
बहुत सारे टीचर्स निमोनिक्स देते हैं, आप जिनसे भी पढ़ते हो, या तरीका बताते हैं इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद निमोनिक्स देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें आईसीआई एज इट इज़ मांगता है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड उसको याद करना पड़ेगा। तो जब अपने को याद करना पड़ेगा उस चीज़ को, तो आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, आपको उस निमोनिक्स को अपने हिसाब से आप कोई और निमोनिक्स बना के याद करो। अब जैसे मेरे फ्रेंड का नाम अगर अंकित है, फॉर एग्जाम्पल अंकित है, तो ANKIT, अगर मैं देखूंगा कि कहीं पर भी ANKIT वर्ड यूज़ हो रहा है उस पूरे के पूरे टॉपिक्स में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको उस तरीके से लो ना यार, उसको उस तरीके से बनाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर अंकित वर्ड यूज़ हो रहा है कहीं पे ANKIT, तो ये 5 वर्ड है, ये 5 ए से अब कुछ भी एबनॉर्मलिटी वगैरह जो भी लिखा हुआ है इस तरीके से निमोनिक्स याद करो, या फिर कोई कहानी बना के याद कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक था जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हमारा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में ही था। अब मैं आपको, मुझे इतना उसका निमोनिक याद है, ऑब्वियसली मेरे को इतना पसंद नहीं था वो सब्जेक्ट, तो निमोनिक रट के ही मैं गया था। MS धोनी इंडिया का पहला कैप्टन था, MS धोनी, इतना करके बड़ा करके याद किया मैंने। अब बताओ, अब SCMP का मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ एक याद रखा था, निमोनिक्स मुझे अभी भी याद है, ठीक है, अभी भी मैं उसकी हेडिंग लिख सकता हूँ। तो ऐसे कुछ स्टोरीज बना लो, ऐसा कुछ बना लो और इससे हेडिंग याद रख लो, ठीक है। और अपने बनाओगे फ़ायदा रहेगा। मैंने हमेशा अपने बनाए हैं, टीचर्स बनाते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, लेकिन मैं अपने ही बना लेता था, अपने याद कर लेता था। हाँ, अगर टीचर के बहुत अच्छे होते थे तो ऑब्वियसली वो याद रह ही जाते थे, ठीक है। ओके, इसके बाद लास्ट आता है मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स भाई कुछ भी कर लो, एक ही तोड़ है, मल्टीपल रिविजन्स। निमोनिक्स बना लो, समरी बना लो, चार्ट्स बना लो, पसंद हो सब्जेक्ट ना पसंद हो, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेंगी। अगर आपको नहीं पसंद सब्जेक्ट तो आपको ज़्यादा फोकस उसी पे करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद है, प्रैक्टिकल अच्छे से करता हूँ, 70 से नंबर ले आऊँगा, और इसमें 40 भी आ गए तो बहुत है। लेकिन 40 लाने के लिए भी ना पढ़ते नहीं है 40 इतना। तो जो चीज़ नहीं पसंद ना, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा पढ़ो, उसको उससे दोस्ती करो। मैं हर बार कहता हूँ सब्जेक्ट से दोस्ती करो यार, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको टाइम दो, उसको समझो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, अच्छे से रियल लाइफ से उसको जोड़ो, देन हमारा अच्छे से होगा। तो मल्टीपल रिवीजन जरूर करना। अगर कोई थ्योरी पार्ट नहीं पसंद तो थ्योरी की रिवीजन मल्टीपल्स करना। अगर प्रैक्टिकल नहीं पसंद तो प्रैक्टिकल करना। मैं प्रैक्टिकल की करता था, मुझे थ्योरी जो है मैं यही स्टेप्स फॉलो करता हूँ, इसके अलावा आज तक कुछ नहीं किया। और हो सकता है मेरी वीडियो सुन के 1-2 बंदे उसको फॉलो कर ले और बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आपको टेस्ट देना चाहिए। आप टेस्ट में ये नहीं कह रहा कि मेरा टेस्ट देना है या किसी का भी टेस्ट देना है, नॉर्मली बता रहा हूँ, अपना खुद को भी टेस्ट देके अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो तो इवैल्यूएट करवा लेना, अपने बड़े भैया या दीदी वटएवर जो भी आपके पास हैं उनसे आप इवैल्यूएट कर लेना। किसी और की टेस्ट सीरीज देते हो तो किसी और की टेस्ट सीरीज भी इवैल्यूएट कर लेना, लेकिन टेस्ट जरूर दे देना अगर रिटर्न प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि कई लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, तो एक प्रॉब्लम ये रहती है। और मल्टीपल टाइम लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ चीज़ों को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो कि ऑडिट बनाया क्यों गया है, लॉ बनाया क्यों गया है, या SCMP बनाया क्यों गया है, क्या रीज़न है उसको बनाने का, वो आपको आपका टीचर बता देगा जिससे भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। या जब भी अगर आप किसी से नहीं भी पढ़ रहे तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बातें लिखी होती हैं। दूसरा, उसे रियल लाइफ के साथ लिंक करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल लाइफ से जोड़ोगे पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग किया, प्लेसमेंट क्लियरिंग और इंटीग्रेशन से किया। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नज़र पड़ी, उसने उसका प्रोविजनल अटैचमेंट किया। प्रोविजनल अटैचमेंट के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताने के बाद उसका कंफर्म हुआ अटैचमेंट, लेकिन अगर वो शरीफ निकला तो उसको छोड़ दिया गया। अगर चाहे तो गवर्नमेंट रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट भी कर सकती है सेक्शन नंबर 19 में, और उसको अगर बेल लेनी है तो सेक्शन नंबर 45 के प्रोविजन अगर वो पूरे कर पाता है, मतलब वो बीमार है या 1 करोड़ से कम का अमाउंट है, तो ही बेल मिलेगी। लेकिन सेक्शन नंबर 45 ये भी बोलता है कि कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसीलिए सिर्फ कंडीशंस पे ही बेल मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो रॉबर्ट वाड्रा की कहानी के बेसिस पे बताओ, मैंने आपको 5-6 सेक्शन रिवाइज करवा दिए, समरी बता दी चैप्टर की, ऐसे याद होगा। जिस चैप्टर में आप बोलोगे सर हर चैप्टर में थोड़ी ऐसे होता है, ऑब्वियसली ना नहीं होता, तो खुद से स्टोरी बना लो ना, रियल लाइफ नहीं है तो दैट्स इट। तो लिंक करना रियल लाइफ से। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, हिंदी में या सिंपल इंग्लिश में सेक्शंस के पास में ज़रूर लिखना, या स्टिकी नोट्स लगा के लिख लेना। अगर स्टिकी नोट से थोड़ा बेकार लगता है तो अलग से एक रजिस्टर बना के छोटे से रजिस्टर में लिख लेना। उसके अलावा बड़े सेक्शंस का चार्ट जरूर बनाना, बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा हेडिंग्स के लिए निमोनिक्स बनाना, निमोनिक्स टीचर्स दे दे तो अच्छा है, खुद से बनाओगे ज़्यादा बेटर रहता है। अपने मम्मी पापा के नाम से बना लो, अपने घर की स्टोरी बना लो, कुछ भी कहानी बना के उसके अंदर डाल दो और वो याद हो जाएगा। उसके अलावा अगर मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो, और मल्टीपल रिविजन करनी ही पड़ेगी अगर आपको थ्योरी पसंद नहीं है तो, और बार बार रिवीजन करनी है। रोज का 1 घंटा भी अगर उस सब्जेक्ट को दोगे जो कम पसंद है तो आपको अच्छा से हो जाएगा, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर अगर रोज का 1 घंटा सोच रहे हो कैसे दूंगा, तो बहुत सारे टीचर्स की रिविजनरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, कान में लगाया, रात को सोते हुए सुन लिया, आधा घंटा भी अगर सुन लिया तो बहुत फायदेमंद
होगा। अगर किसी और टीचर की वीडियो नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको अपनी ही बातें समझ आती हैं, तो अपनी ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे मैं आप लोगों से वीडियो बना के बात कर रहा हूँ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा, कैमरा फ्रेंडली भी हो जाओगे। या ऑडियो बना, अगर लगता है कि चल यार वीडियो में मज़ा नहीं है तो ऑडियो बना लेना और छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स बना लेना। मेरा एक दोस्त बनाता था, बहुत ही इफेक्टिव रहा, अच्छे मार्क्स आए थे उसके, ठीक है। उसकी रिवीजन अच्छी हो गई थी, अच्छे मार्क्स इन द सेंस रिवीजन अच्छी हो जाती थी। और जब तुम ऑडियो या वीडियो बनाते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है कि यार मुझे बाद में अगर सुननी पड़ी तो मुझे बुक ना खोलनी पड़े, इसलिए उस वे में मैं बना लेता हूँ। तो उस हिसाब से आप ऑडियो वीडियो, मैंने एक आइडिया दे दिया, इस तरीके से भी बना के आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मुझे पसंद आया था उसका, लेकिन मैंने हालांकि किया नहीं था ऐसा, बट उसने किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि लॉ याद हो जाता है, ऑडिट याद हो जाता है, लिखा नहीं जाता, उसकी वजह से बधेरे मार्क्स करते हैं, बहुत मार्क्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स करते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि लॉ और ऑडिट मुझे जितना पसंद था, 70s में मार्क्स आने चाहिए, ना आने का रीज़न यही था, शायद रिटर्न प्रैक्टिस कहीं थोड़ी बहुत कम रह गई होगी, क्योंकि मैं पेपर में सोच रहा था, मेरा माइंड वर्ड्स को ढूंढ रहे थे लिखने के लिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स को, तो उसमें टाइम बहुत गया था, तो पेपर थोड़ा बहुत रहा भी था इसी वजह से। तो वो आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप घर पे लिख के देख लोगे, तो अगर आपको रिटर्न प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अगर सच्ची में दिल से इसको फॉलो करोगे ना, पक्का थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ही पसंद आ जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन इसको फॉलो करना डिट्टो, ये नहीं कि बाद में बोला कि कुछ भी बोल के जा रहा है, ये वो कर रहा है। मैंने यही फॉलो किया था भाई, मुझे थ्योरी पसंद नहीं था, मुझे पढ़ाई ही पसंद नहीं थी 12th तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सीए में आके पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था कि जब सीए कर रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, तो उसको खुश होकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगा, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को सिंपल रखते हुए और चीज़ों पर वर्क, अपनी वीकनेस पे वर्क करते हुए काम करना पड़ेगा। और सबकी अपनी अपनी वीकनेस होती है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। मैं ये नहीं कह रहा ये फॉलो करोगे आँख बंद करके तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट हाँ, आपका जो भी टेक्निक है उसमें थोड़ा बहुत अगर इंप्रूवमेंट इस वीडियो की वजह से आता है तो आई विल बी हैप्पी टू नो दैट। इसके अलावा कुछ और अगर टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हो या कुछ भी अगर आप चाहते हो तो उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, बहुत कम लाइक करते हो यार आप लोग। वीडियोस देखते तो सारे ही हैं, मैं देखता हूँ कि आर्ट्स तो बहुत हैं, बट बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बहुत सारे वीडियोज़ पे लाइक नहीं है। मैंने 4 महीने पहले आई गेस किसी अपनी वीडियो में बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ कि इतने सारे लोग देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इतने सारे लोग देखते हो तो यार लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा तुम्हारा ही दोस्त हूँ, समझ रहे हो। तुम जब कल को यूट्यूब चैनल लाओगे तो मैं भी कर दूंगा लाइक। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।